तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। इसमें यह है कि एक एरे रहेगा, उसको इंटरेस्टिंग सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। सीक्वेंस डेट हैव इक्वल एलिमेंट्स, जितने भी इसमें नंबर हैं सारे इक्वल बनाने हैं। तो इक्वल बनाने के लिए दो ऑप्शन है अपने पास। चूज टू एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, डिक्रीज द फर्स्ट एलिमेंट बाय वन एंड इंक्रीज द सेकेंड एलिमेंट बाय वन। दिस ऑपरेशन कॉस्ट के कॉइन्स। और दूसरा ऑपरेशन जो है चूज़ वन एलिमेंट ऑफ एरे एंड इंक्रीज इट बाय वन। दिस ऑपरेशन कॉस्ट एल क्वाइंस। You have to find minimum number of coin that professor required to turn the sequence into interesting sequence. इसका में कंस्ट्रेन रहेगा मेन कंस्ट्रेन। इसमें n की वैल्यू है 1000 तक, k और l की वैल्यू 10 की पावर 9 तक है और a ऑफ i की 1000 तक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 412 है। अब ये इसका साइज़ है, ये k की वैल्यू है। k कौन सा था? फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, जिसमें एक कम कर सकते हैं और एक बढ़ा सकते हैं, +1 कर सकते हैं एक एलिमेंट में और एक -1। और 2 है अगर किसी भी एक एलिमेंट में इंक्रीमेंट करना है। तो सीक्वेंस है जैसे 3 4 2 2। अब इसमें सारे एलिमेंट इक्वल बनाने हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 में एक कम करके 2 में बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर सीक्वेंस, ये हो जाएगा 3 3, इसमें ऐड होगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसमें कितना लगेगा? इसमें लगेगा फिर 1 लगेगा इसकी कॉस्टिंग, और फिर 2 में जाके एक इंक्रीज़ कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 3 3 3 3, और इसकी कॉस्टिंग रहेगी एक इंक्रीमेंट की, वो रहेगी 2। तो टोटल मिनिमम कितना काउंट रहेगा? 3। ये रहा 3 3 3 का 2 + 1 3। जैसे अगला एग्जांपल है 5 5 5 5। इसमें सारे एलिमेंट पहले से ही इक्वल हैं, तो इसमें तो कोई कॉस्टिंग नहीं आएगी, ज़ीरो रहेगा। एक और जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4 5। तो एक काम करते हैं, इस वाले से एक कम करते हैं, इसमें एक बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 2 2 3 4 4। अब 4 से एक कम करते हैं और 2 में एक बढ़ाते हैं, तो वो हो जाएगा 4 का हो जाएगा 3 और ये भी 3 हो जाएगा। फिर इससे कम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और इसमें एक बढ़ा देते हैं तो ये भी 3 हो गया। ये हो गया 1 2, सारे 3 हो गए। तो इसमें टोटल लगे 3 ऑपरेशन लगे हैं, जिसकी वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर 3 × 2 हो जाएगा, जो कि है 6। तो इसमें मिनिमम बताना है कि मिनिमम कितने कॉइन्स लगेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे एक कोई एरे दिया अपन को, 5 है, 4 1 2 3 6 और लेट्स से 3। अब इसमें सारे एलिमेंट सेम करने हैं, तो कैसे करेंगे इसको? सारे एलिमेंट सेम करना है। अब ये भी नहीं पता कि सेम वो नंबर क्या रहेगा। हो सकता है कि मैं 4 4 4 4 करके सारे बना दूँ, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 पे बन भी जाए, क्योंकि ऑपरेशन अपने पास ये कि अपन +1 -1 ये एक साथ करना है और +1 कर सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट इतना बड़ा आ गया, जैसे यहाँ पे अगर मैं 10,000 लगा दूँ, वही 1000 लगा दिया, तो इसको तो कम करने में हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर -1 करेंगे तो यहाँ सब में +1 करना पड़ेगा। तो जो आंसर रहेगा वो 1000 की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है। और डिक्रीमेंट अगर अपन कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट भी करना पड़ रहा है सेम कहीं पर भी। तो ये ढूंढना है कि वो एलिमेंट कौन सा रहेगा जहाँ पे सारे नंबर इक्वल रहेंगे। वो फाइनल एरे क्या बनेगा जिसमें कि वो एलिमेंट सारे वही आएंगे, जिसमें कि सारे, जैसे मान लिया x x है, सब में फिर वही भरेगा। तो इस x की रेंज क्या रहेगी? अगर मैं पूछूं कि सब में अगर x भर गया ऑपरेशन के बाद, तो वो इंटरेस्टिंग सीक्वेंस बन गया। तो इस x की रेंज क्या हो सकती है? रेंज मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि जो एरे का मिनिमम एलिमेंट है, सबसे कम वहीं तक ही कर सकते हैं। तो x की रेंज एक तो मिनिमम नंबर और उससे बड़ी रहेगी, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? जो एरे का मैक्सिमम नंबर रहेगा वहीं तक जा सकती है x की रेंज। क्योंकि अगर मैक्सिमम नंबर इसमें 1000 है, तो मैं सारे एलिमेंट को इंक्रीज़ कर करके 1000 तक ही ले आता हूँ। 1001 लाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑपरेशन लगेंगे फालतू में, क्योंकि फिर मुझे इसको भी 1001 करना पड़ेगा, सबको 1001 तक पुश करना पड़ेगा।
तो एक्स्ट्रा मूव लगेंगे उसमें। तो इसकी रेंज मुझे जो समझ में आई, तो रेंज रहेगी जो वो रहेगी मिनिमम के बराबर या उससे बड़ी, और मैक्सिमम से कम रहेगी। ये लेस देन मैक्सिमम रहेगी उस एलिमेंट की। तो हमें चलो रेंज तो पता चल गई। अब अगर मानो मैंने इस रेंज के बीच में ही कोई एक नंबर लिया, अब मुझे ये भी तो निकालना है कि उसकी मिनिमम कॉस्टिंग कितनी रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग में वो निकाल लेता हूँ कि कॉस्टिंग पड़ क्या रही है। फिर उस कॉस्टिंग का मैं मिनिमम ले लूँगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे रेंज तो पता चल गई कि एरे में हर एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है। मेरे पास रेंज आ गई। अब मैं देख लूँगा कि हर एक एलिमेंट जो इस रेंज में लाई कर रहा है, अगर वो एलिमेंट मुझे इस एरे में बनाना है, जैसे अगर लेट से रेंज आई 5 से लेकर 10 तक आई, तो मैंने एक मान लिया 5 से 10 रेंज आई, 5 इसका मिनिमम एलिमेंट था और ये इसका मैक्सिमम एलिमेंट था। तो मैंने एक एक करके सब पे वो निकाल लूँगा कि कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी। जैसे एक लेट से 7 एलिमेंट आया, तो मैं निकाल लूँगा कि इस एरे में, जो कि एरे है, इस एरे को पूरा 7 बनाने में मुझे क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। ऐसे ही मैं 6 के लिए निकाल लूँगा, 5 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए, कि हर एलिमेंट में जब मैं ऐसे 8 डाला तो क्या पड़ रही है कॉस्टिंग, और आंसर मेरा इन सब का मिनिमम रहेगा। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूं तो एक लूप तो लगेगा। जैसे वर्स्ट केस में ये रेंज पूरी एरे हो सकती है 0 से लेके n तक, और उसके बाद ये कैलकुलेट करने में मुझे हर एक वो एलिमेंट में ट्रैवल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। तो वो एक और अलग लूप जाएगा, तो टोटल n स्क्वायर जाएगी। अब यहीं पे कंस्ट्रेन मैटर करता है, क्योंकि कंस्ट्रेन अपने काफ़ी सही हैं। कंस्ट्रेन n की वैल्यू है 1000, 10 की पावर 3, और n स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 10 की पावर 6 आएगा, और 10 की पावर 6 10 की पावर 8 से कम है, तो ये चल जाएगा, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो n स्क्वायर हम ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मैंने कोई भी एक आर्बिट्री इस रेंज में वैल्यू ली, इस रेंज में मिनिमम से मैक्सिमम में, तो मुझे कॉस्टिंग कैसे पता चलेगी। जैसे मैंने मानो कोई वैल्यू x ली इसके बीच में। अब मुझे ये निकालना है कि इस एरे में अगर मैं सारे एलिमेंट को x बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। तो अगर कोई एलिमेंट इस x से छोटा है, जैसे लेट से यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 7 है, 7 नहीं, एक एरे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 3 2 5 9 13 लेट्स से 8 7 एंड 10। ये मेरे पास एरे है। 10 की जगह 3 ले लेते हैं। हाँ, ये लिया 3। अब जैसे मैंने देखा कि हाईएस्ट एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पे 13, और मिनिमम एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे 2, तो मेरी जो रेंज रहेगी वो 2 से 13 के बीच में ही रहेगी। तो मैंने 2 और 13 में से सारे में निकालूंगा। लेट से मैं अभी निकाल रहा हूँ 7 के लिए, तो मुझे इस हर एलिमेंट को ऐसे 7 बनाना है। तो इस एलिमेंट पे आऊँगा, मुझे 3 को 7 बनाना है, तो मुझे क्या करना रहेगा, इसमें 4 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीज़ कितने का करना है, 4 का करना है इसमें मैं जब 4 ऐड कर दूंगा तो ये 7 बन जाएगा। 2 पे आऊँगा, 2 पे कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि 7 बन जाए, तो 2 पे मुझे 5 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो ये 7 बन जाएगा। ऐसे ही 5 पे आऊँगा, 5 पे मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो ये 7 बन जाएगा। अब जब ये 9 में आऊँगा तो 9 में मुझे 2 का डिक्रीमेंट करना है, तो 2 का अगर मैं डिक्रीमेंट इस पे कर दूंगा तो ये 7 बन जाएगा। 13 पे आऊँगा तो 7 8 9 6 का डिक्रीमेंट करूँगा तो ये 7 बन जाएगा। 8 पे ऐसे ही आऊँगा तो 8 पे मैं 1 का डिक्रीमेंट करूँगा तो 7 बन जाएगा। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 3 में 4 का इंक्रीमेंट करना है, तो मुझे इतने का तो इंक्रीमेंट करना है और इतने का डिक्रीमेंट करना है। तो टोटल ये कितना आ रहा है, 4 9 10 11 15, और ये 7 8 9 10। 10 का डिक्रीमेंट करना और 15 का इंक्रीमेंट करना है। अब अपने ऑपरेशन को अगर ध्यान से देखें तो ऑपरेशन में हम या तो +1 -1 कर सकते हैं, और ये फर्स्ट था, और या तो सिर्फ +1 कर सकते हैं।
तो इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर हमारा डिक्रीमेंट बड़ा होता है इंक्रीमेंट से तो वो केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम केवल पूरे का डिक्रीमेंट कर पाएँ। अगर हम इधर पे +1 कर रहे हैं तो एक -1 भी हो रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस डिक्रीमेंट को कर पाएँ, ये 10 का अगर डिक्रीमेंट करना है तो हमें 10 का इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीमेंट का एक लौता तरीका है, -1 करेंगे तो कहीं और जाके +1 करना पड़ेगा ये। तो अगर हमें ये करना है 10 का, हम अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो हमें 10 का फिर इंक्रीमेंट भी कहीं पे जाके करना पड़ेगा। और 10 का अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट की वैल्यू डिक्रीमेंट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर 10 का यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो हमें एडिशनल केवल 5 का और करना है। क्योंकि जब 10 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 10 का इंक्रीमेंट तो ऑटोमेटिक होगा, तो हमें एडिशनली केवल 5 और करना है अपने साइड से। तो इसमें एक केस समझ में आता है कि डिक्रीमेंट करने का केवल एक तरीका है जब इंक्रीमेंट होगा। तो ये इससे ये केस बनता है कि डिक्रीमेंट की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। सॉरी, साइन गलत आएगा, सॉरी। इंक्रीमेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए डिक्रीमेंट से। जब ये ज़्यादा होगी तभी हम कर पाएंगे डिक्रीमेंट। क्योंकि जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो उतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो केस पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये अपन ने देखा कि चलो डिक्रीमेंट की वैल्यू तो इंक्रीमेंट से अपनी ज़्यादा है, 15 का इंक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में अपन को कितने करना है, 10 का। तो अब डिक्रीमेंट पहले अपन 10 का कर देते हैं। 10 का जैसे डिक्रीमेंट किया 10 का इंक्रीमेंट अपने आप हो जाएगा। तो अब बचा कितना, 5 का और करना है। इसके लिए हमें कितनी कॉइन्स लगे, इसके लिए हमें लगेंगे 10 × में k। ये कॉस्टिंग अभी आई क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन की कॉस्टिंग है k। ये रहा, चूज 2 एलिमेंट्स, डिक्रीज द फर्स्ट एलिमेंट बाय 1 एंड इंक्रीज द सेकेंड एलिमेंट बाय 1, दिस कॉस्ट k कॉइन्स। और अगले वाले में केवल इंक्रीमेंट करना है तो l कॉइन्स लगेंगे। तो हमने क्या किया, पहले जितनी भी डिक्रीमेंट की वैल्यू थी वो कर दी। इसके लिए हमें कॉइन्स लगेंगे 10 × k। 10 क्या है, जितनी भी डिक्रीमेंट की वैल्यू है, ये k। अब इंक्रीमेंट के लिए इसके लिए कितने कॉइन्स लगेंगे, अब 5 का इंक्रीमेंट और करना है, वो लगेंगे इंक्रीमेंट माइनस डिक्रीमेंट इनटू में l, जो कि टोटल 15, दैट इज़ 15 - 10 इनटू में l, जो कि आएगा 5 × l। ये हमारे टोटल कॉइन्स हैं, ये आ गए टोटल कॉइन्स। अब बस इसको जितना भी टोटल अमाउंट आया ये आ गई फाइनल कॉस्टिंग। अब बस इस फाइनल कॉस्टिंग का हमें मिनिमम लेते हुए चलना है। पूरा जितनी भी रेंज थी, मिनिमम जो अपनी रेंज आई थी ना एक्स की, जो ARR की मिनिमम थी, जो ARR का मिन था और जो मैक्स था ARR का, उसमें ट्रैवल करना है और बस इस कॉस्टिंग को मिनिमम स्टोर कराते आना है, वही अपना आंसर होगा। अब इसका कोड देखते हैं। हाँ, कंस्ट्रेन में एक चीज़ और, कंस्ट्रेन में जो ARR k और l की वैल्यू है वो 10⁹ है। तो इसको स्टोर कराने के लिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जो डिफरेंस आएगा उसके लिए लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। इसका ध्यान रखना ध्यान से। तो ये n a और b एक्चुअली में k और वो है k और l, मैंने a और b ले रखा है। ये एरे डिक्लेयर के लिए LL लॉन्ग है, हैश डिफाइन यूज़ किया है। फिर मैंने क्या किया, मिनिमम एक लेके रखा, मिनिमम में मैंने अभी इंट मैक्स ले लिया, मतलब बेसिकली यहाँ से मिनिमम निकाला एरे का और यहाँ से मैक्सिमम निकाला। ये इनपुट लेते जा रहे हैं और इनपुट के साथ साथ ही एरे का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे हैं वो रेंज के लिए। रेंज ऑफ एक्स दैट वी वांट इज बिटवीन मिन एंड मैक्स। ये एक आर्बिट्री वैल्यू ली, सबसे ज़्यादा मैक्स की, लॉन्ग आंसर इसमें स्टोर कराएंगे। फिर एक लूप लगाया मिन से लेके मैक्स तक, हर एक वैल्यू पे अपन चेक करेंगे। उसके बाद फिर एक टेम्प आंसर बनाया, इस पे करंट जिस आई पे अभी अपन चल रहे हैं उसकी वैल्यू आएगी। फिर एक वेरिएबल लिया इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ऊपर डिक्लेयर किया था लॉन्ग में मैंने, आई थिंक ऊपर कहीं तो डिक्लेयर किया था, हाँ ये कहीं तो किया था,
तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वैल्यू मैंने अभी ज़ीरो ले ली। फिर क्या किया, फिर एक उस पूरे एरे में ट्रैवल करेंगे। उस एरे में ट्रैवल करने के बाद अगर ए आर आर आई की वैल्यू, ए आर ऑफ जे की वैल्यू, ये जे है, अगर ए आर ऑफ जे की वैल्यू जो अभी करंट एरे में एलिमेंट है वो आई से ज़्यादा है, आई अपना क्या है, टारगेट एलिमेंट। ये जो लूप लगा है ऊपर, ये वाला लूप, ये क्या है, टारगेट वैल्यू उसका था। तो अगर ये टारगेट से ज़्यादा है तो क्या करना है, हमें डिक्रीमेंट करना है। तो मैंने डिफरेंस को डिक्रीमेंट में ऐड कर दिया, और नहीं तो इंक्रीमेंट करना है अपन को, अगर उससे कम आई तो ये इंक्रीमेंट में ऐड कर दिया। अब अगर डिक्रीमेंट को इंक्रीमेंट के कम या उसके बराबर ही होना पड़ेगा, जब ये होगा तभी हम आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो आंसर कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने आंसर कैलकुलेट किया। पहले तो रहेगा कि डिक्रीज़ करना है, उसमें के ऑपरेशन लगेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे इंक्रीज़ माइनस डिक्रीज़ इनटू में वो जो कि एल था अपना, जितने का अपन को इंक्रीज़ करना है इंडिविजुअली, और आंसर में स्टोर करा लेंगे जो अभी करंट आंसर है और जो अभी कैलकुलेट हुआ है उसका मिनिमम, और फिर आंसर को रिटर्न सी आउट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, एंड दैट्स इट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन विथ कोड। थैंक यू।